Hello, students. Welcome to all of you. Vande Mataram. चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था अप टू दी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वन इज़ द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ we have to classify the immunity in again two groups. First one is the active immunity and another one is the passive immunity. तो ये दो ग्रुप में से ग्रुप नंबर 1 एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे एंड देन आफ्टर पैसिव इम्यूनिटी क्या है. सो एक्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि भाई व्हेन अ होस्ट, लिसन, होस्ट मतलब आपको यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करना. सो व्हेन एनी होस्ट, एनी ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज्ड का मतलब है कम्स इन कॉन्टेक्ट. When any host, any organism is exposed or comes in contact to antigen. अब एंटीजन क्या है? लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि भाई कोई भी फॉरेन केमिकल सब्सटेंस, लिसन, अब वो फॉरेन केमिकल सब्सटेंस वेदर इट इज लिविंग मोड में हो, डेड माइक्रोब्स हो या कोई टाइप का प्रोटीन हो. सो जब भी ऐसा कोई एंटीजन लिविंग हो, डेड माइक्रोब्स हो, प्रोटीन हो, विच आर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एनी होस्ट, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी. अब आपको मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्रामेटिक पर्पस से. बी मतलब होस्ट की बॉडी है एंड ए मतलब कोई ना कोई एंटीजन है. अब जैसे ही ए एंटीजन बी होस्ट की बॉडी में जाएगा, बी होस्ट की बॉडी जो है आर बिकम एक्टिव एंड जनरेट अ एंटीबॉडी. सो अगर ऐसे टाइप की इम्यूनिटी है, then this type of immunity is considered as a active immunity. आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो दो रिस्पॉन्स मिलता है, वो रिस्पॉन्स में से पहला रिस्पॉन्स कैसा था? एकदम स्लो था. एज लाइक दैट एक्टिव इम्यूनिटी भी स्लो होती है एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. कि फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है. चलो ये एग्जांपल हम लोग कॉमन कोल्ड के ऊपर से समझते हैं. कॉमन कोल्ड मतलब आपको पता है कौन सा वायरस? राइनो वायरस. अब ये कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कि आप अगर कोई एंटीबायोटिक या तो ड्रग्स ना भी लो तो भी अपने आप 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपने आप वो बॉडी से दिखना बंद हो जाता है. तो अपने आप बॉडी से दिखना बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि ये राइनो वायरस जो है वो क्या था? एंटीजन. जैसे ही वो बॉडी में गया, हमारी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी. एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ एंड एंटीजन को क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय. तब हमारी बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो दिखना बंद हो गए. लिसन, अब कभी कभार चलो मेरे पास एक अननोन एंटीजन है. जो एंटीजन बॉडी में अगर जाता है तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है वो मुझे पता नहीं. तो मैं क्या करूंगा? ऐसे अननोन एंटीजन या तो माइक्रोब्स को डिलिबरेटली मतलब पर्पसफुल मीनिंग के लिए ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म
gaining access into the body during natural infection which induce the active immunity. अब जैसे ही कोई अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई पर्पस के साथ मैं अगर बॉडी के अंदर एंटर करता हूं तो क्या होगा? तो ये माइक्रोब्स तो एंटीजन है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी, दोनों के बीच में फाइट होगी एंड एक्टिव इम्यूनिटी बिकम इफेक्टिव एंड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ पर्टिकुलर होस्ट. तो ये सब डिस्कशन था रिलेटेड टू दी एक्टिव इम्यूनिटी. ओके, इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी. लिसन, ये पैसिव इम्यूनिटी का पूरा प्रिंसिपल देखो. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू protect the body against the foreign agent is called as a passive immunity. एक्टिव में क्या था? एंटीजन पहले अंदर गया, तब एंटीबॉडी हमारी ही बॉडी ने जनरेट की. पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें रेडीमेड एंटीबॉडी का इंसर्शन करवाना है बॉडी के अंदर. अब आपको बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर वेरी असेंशियल, और वो भी कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनिशियल्स डेज ऑफ लैक्टेशन फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट. हमें न्यू बॉर्न इन्फेंट मतलब जैसे ही बर्थ हुआ तो उसके लिए मदर्स मिल्क इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो उसका रीज़न आपको ये पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है. सो जब भी न्यूबॉर्न, जैसे ही न्यूबॉर्न मदर बॉडी से डिलीवर्ड होगा, मदर की मेमोरी ग्लैंड्स में से जो मिल्क सिक्रेट होता है ना, उसका अपीयरेंस येलो होगा एंड एकदम थिक होगा. सो येलोविश कलर का थिक फ्लूइड जो होता है ना, वो येलोविश कलर के थिक फ्लूइड का नाम होता है colostrum. So this yellowish and thick fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation. Lactation का मतलब है milk secretion. तो ये मिल्क इतना ज़्यादा न्यूबॉर्न के लिए, इन्फेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज उसके अंदर एक एंटीबॉडी होगी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो एंटीबॉडी का काम है प्रोटेक्ट द इन्फेंट. इन्फेंट मतलब न्यूबॉर्न, क्योंकि ये न्यूबॉर्न तो अभी तक मदर की बॉडी में था. अब जैसे ही वो मदर की बॉडी से एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट होंगे. तो ये इन्फेक्टियस एजेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए काम में आएगा. इवन समटाइम्स फीटस मतलब जो फीमेल बॉडी के अंदर एक बेबी ग्रो हो रहा है, ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर. तो ये फिटस और ये मदर, अब आपको पता है दोनों के बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है. तो ये एक्सचेंज होने वाले मटेरियल में कभी कभार एंटीबॉडी भी होती है, और वो मटेरियल एक्सचेंज करवाने का काम कौन करता है? प्लासेंटा. सो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. ओके, सो ये हुआ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. सेम टू सेम उससे ही रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहा है, एंड वो पॉइंट का नाम है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. लिसन, तो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वैसे दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मार्च 2020 में जो बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था कि राइट डाउन द नोट ऑन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किसके ऊपर काम करता है? सो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन
or vaccination is based on the property of memory of the immune system. तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया है कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड कैरेक्टर के ऊपर काम करती है. तो वैक्सीन्स में होता क्या है, जैसे आप लोगों को, चलो मैं पूछूंगी भाई पोलियो की जो वैक्सीन है उसमें जो 2 बूंद पिलाए जाते हैं, तो वो 2 बूंद में होता क्या है, तो ये 2 बूंद में और कुछ नहीं होता है, वो ही डिजीज करने वाले वायरस होंगे, पर ये वायरस को या तो वीक कर दिया होता है, या तो इनएक्टिव कर दिया होता है, या तो पूरा का पूरा किल कर दिया होता है. तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, मतलब डिजीज क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन या तो इनएक्टिव और वीक किए हुए पैथोजन ही यूज किए जाते हैं, और उन्हीं को किसके अंदर डाला जाता है, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. तो बॉडी के अंदर जब वैक्सीन डाला जाता है तो वो वैक्सीन मतलब और कुछ नहीं होता है, इट्स एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, या तो इनएक्टिव या तो वीक किए हुए पैथोजन ही होते हैं. चलो ये हमारी बॉडी के अंदर गए, तो हमारी बॉडी एक्टिव होगी और उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज, मतलब वो एंटीजन के साथ लड़ेगी, वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. तो एक्चुअली जब इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे यही प्रिंसिपल काम करता है कि भाई हमने तो पहले से एंटीजन डाले थे, वो एंटीजन ने एंटीबॉडी बना के रखी है, तो जब ये एंटीजन फिर से बॉडी के अंदर जाएंगे तो एंटीबॉडी पहले से ही पड़ी होगी और वो एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है. दूसरा एक वैक्सीन से रिलेटेड पॉइंट कि भाई वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स. तो मेमोरी बी मतलब बोन मेरो, टी मतलब थाइमस. तो ये बी और टी सेल्स का मेन रोल क्या है, लिसन. तो वो लोग पहले क्या करेंगे, रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन का मतलब आपको याद रखना है डिटेक्ट करना. रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट किसको, पैथोजन को क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. सब्सिक्वेंट एक्सपोजर मतलब बाद की बात कर रहा हूं मैं कि भाई एक बार आपने एंटीजन वैक्सीन के फॉर्म में डाल दिया, एंटीबॉडी बन गई, उसके बाद जब भी वो सेम पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा सबसे पहले बी और टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे. एंड ओवरवेलम, ओवरवेलम का मतलब है सप्रेस करना. सप्रेस द इन्वेडर मतलब जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको सप्रेस कर देगा. तो सप्रेस करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है. ओके, अब एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि भाई समझ लो कोई पर्सन infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, जैसे कि टिटनस. लिसन, ये टिटनस नो डाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होते हैं, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ टिटनस के अंदर कब होगा कि जब भी कोई पर्सन की बॉडी में कोई कटिंग या तो पंक्चर लगा होगा बाय आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस. तो आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से जब भी किसी की बॉडी में कट या तो पंक्चर होता तो उस टाइम पे हमें इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत फास्ट होती है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत होती है. तो ऐसे टाइम पे शायद एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करेगा. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज या तो एंटीटॉक्सिन, मतलब पहले से ही हमने एंटीबॉडी या तो एंटीटॉक्सिन बना के रखा है. तो एंटीबॉडी या तो एंटीटॉक्सिन और कुछ नहीं है, इट इज अ प्रिपरेशन विच कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन. ऐसा ही एक दूसरा केस में आप लोगों को बता दूं, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, कि भाई
कोई पर्सन को अगर स्नेक ने बाइट कर लिया हुआ है तो स्नेक का वेनम तो समझ लो पर्सन की बॉडी के अंदर गया, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स पेशेंट को एक इंजेक्शंस देते हैं, जो इंजेक्शंस के अंदर और कुछ नहीं होता है, इट कंटेन्स प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो ये कौन से इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल आप लोगों ने डिस्कस किया? इट इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ओके, अब एक बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एडवांसमेंट की वजह से एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कभी कभार उसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाय द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि भाई हो सके उतना कोई भी पैथोजन का जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है, मतलब एंटीजेनिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है, उसका प्रोडक्शन हमें करना है। तो उसका प्रोडक्शन हम लोग किसको यूज करके कर सकते हैं? या तो बैक्टीरिया या तो ईस्ट। कौन सी टेक्निक के सपोर्ट से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या तो आरडीएनए। सो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग यूज करते हैं, देन दिस टेक्नोलॉजी अलाउ अस द लार्ज स्केल प्रोडक्शन and hence we have a greater availability for the immunization। क्योंकि जितनी ज़्यादा वैक्सीन होगी उतनी शायद पर्सन के अंदर इम्यूनाइजेशन का जो रेंज है वो ज़्यादा हो पाएगा। सो एक एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है कि भाई हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर ये वैक्सीन हम लोगों ने बनाई थी किसको यूज करके? by the use of recombinant technology। ओके, अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर इम्यूनिटी का एक और भी टाइप है, जो इम्यूनिटी का नाम है ऑटो इम्यूनिटी। चलो, अब हमें ये तो पता है कि भाई मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी ज़्यादातर किसके अंदर इवॉल्व है? वर्टिब्रेट के अंदर। तो वर्टिब्रेट के अंदर ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? विच आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कोई ना कोई पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल। चलो, ए बॉडी का सेल है एंड ए डैश नॉन बॉडी सेल है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी हमारे हायर वर्टिब्रेट के पास अवेलेबिलिटी है। पर ये किसकी वजह से है उसका शायद क्लियर कट प्रिंसिपल एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस। हाँ, बट वी हैव अ टू कोरोलारिस, मतलब हमारे पास दो प्रिंसिपल है, जो दोनों प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए शायद हमें ऐसा समझ में आ सकता है कि भाई ये एबिलिटी हमारे पास किसकी वजह से है। तो वो दो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल नंबर 1, भाई जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स है आर एबल टू डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फिर चाहे वो फॉरेन मॉलिक्यूल हो या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एस्पेक्ट। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं इम्यूनोलॉजी की फील्ड के अंदर, ज़्यादातर कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए होते हैं? प्रिंसिपल नंबर 1 कि भाई हायर वर्टिब्रेट के पास फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने की कैपेसिटी है। एंड नंबर 2, समटाइम्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक, मतलब क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, या तो इन तीनों की वजह से या तो
because of unknown reason sometimes body attacked the self cell. मतलब कभी कभार बॉडी खुद के ही सेल के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है. तो ऐसी कंडीशन कि जब हमारी बॉडी खुद के ही सेल्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है, सो ऐसे नंबर ऑफ डिजीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज. तो ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल अगर सोसाइटी के अंदर आज आप लोग देखो तो वो डिजीज का नाम है रिमेटोइड आर्थराइटिस, which affect the many people in our society. and वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. तो रिमेटोइड आर्थराइटिस इट इज chronic inflammatory disease of joint of hands and feet. Thank you very much. Jai Hind.